नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट ही नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबरों का। दिल्ली कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लगातार जीत रहा है, लेकिन कुछ दिनों से यहां कोरोना के नए मामलों में फिर से तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1404 नए केस सामने आए हैं और 16 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 1130 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। 1404 नए मामलों के साथ दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,44,127 हो गई है, जिसमें ठीक होने वालों की संख्या 1,29,362 है। इस तरह अब देश की राजधानी में कोरोना के एक्टिव केस केवल 10,667 रह गए हैं। इधर दिल्ली में कोरोना की वापसी के लिए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बाहरियों को जिम्मेदार ठहराया है। जैन ने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स हैं कि दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दिल्ली से बाहर के बहुत सारे लोग यहां आकर टेस्ट करा रहे हैं। इसके चलते यहां पर पॉजिटिव केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। नहीं तो दिल्ली में कोविड-19 मामलों का ट्रेंड घट रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से तेजी के लिए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बाहरियों को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन लोग उन्हें अब इसी बात पर ट्रोल करना शुरू कर चुके हैं। एक यूजर ने लिखा कि ये हर समय अपनी कमियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं और क्रेडिट लेने के समय सामने आ जाते हैं। हमें जो ऑक्यूपाइड बेड हैं हॉस्पिटल्स में वो है 3,058 है आउट ऑफ 13,527। तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि नंबर ऑफ बेड्स ऑक्यूपेंसी कम नहीं हो रही है। 10-12 दिन से स्टैटिक था, तो उस डाटा को चेक किया गया तो ऑफ लेट, जैसे मैं कल का बताता हूँ डाटा आपसे, 97 पेशेंट जो एडमिट हुए वो दिल्ली से बाहर के थे और 224 पेशेंट दिल्ली के थे। मतलब लगभग 30-35% पेशेंट जो थे वो दिल्ली से बाहर के एडमिट हो रहे हैं। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अब तो हॉस्पिटल में एडमिशन कम नहीं हो रहे हैं। अब हॉस्पिटल में एडमिशन कम ना होने का कारण है कि दिल्ली से बाहर के बहुत पेशेंट आ रहे हैं, 30-35% पेशेंट बाहर से आ रहे हैं। इसके अलावा कल एक न्यूज़ ये भी चली कि भाई दिल्ली में फिर से 1400 केस हो गए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से बाहर से, गाज़ियाबाद से, नोएडा से और फरीदाबाद से आके दिल्ली में टेस्ट करा रहे हैं। तो उसके टेस्ट कराने की वजह से वो काउंटिंग दिल्ली की बढ़ जाती है। तो जब हमारे लोग अगले दिन चेक करने के लिए घर पे जाते हैं तो बड़ी संख्या में लोग मिलते ही नहीं, वो कहते हैं दिल्ली से बाहर रहते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं जो दिल्ली से बाहर रहते हैं। तो अभी जो दिल्ली का ट्रेंड है वो कम हो रहा है। हॉस्पिटल एडमिशन्स भी अभी जो ट्रेंड था कि काफ़ी कम होने थे चाहिए थे, थोड़े से इसीलिए बढ़ रहे हैं, मतलब कम नहीं हो रहे हैं क्योंकि बाहर के पेशेंट 30-35% हो रहे हैं और बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस भी। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में तो कोरोना का ट्रेंड कम हो रहा है, लेकिन दिल्ली में बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, अपनी जांच करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, इसलिए दिल्ली का आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन बात अगर दिल्ली वासी की करें तो दिल्ली वासी अब कोरोना से संक्रमित कम हो रहे हैं, दिल्ली का ट्रेंड घटता जा रहा है। उन्होंने ये बात कही और इसके बाद से ही उन्हें सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा कि ये हर समय अपनी कमियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं और क्रेडिट लेने के समय सामने आ जाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1404 नए केस सामने आए हैं और 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1130 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। 1,404 नए मामलों के साथ दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,44,127 हो गई है, जिसमें ठीक होने वालों की संख्या 1,29,362 है। इस तरह अब देश की राजधानी में कोरोना के एक्टिव केस केवल 10,667 रह गए हैं। इधर दिल्ली में कोरोना की वापसी के लिए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बाहरियों को जिम्मेदार ठहराया। जैन ने यह कहा है कि कुछ रिपोर्ट्स हैं कि दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दिल्ली से बाहर के बहुत सारे लोग यहां आकर टेस्ट करा रहे हैं। इसके चलते यहां पर पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ रही है। नहीं तो दिल्ली में कोविड-19 मामलों का ट्रेंड घट रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से तेजी के लिए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बाहरियों को जिम्मेदार ठहराया और अब उन्हें इसी बात पर यूजर्स ने ट्रोल करना सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, मैं आपसे पूरी जानकारी चाहूंगी, ग्राउंड लेवल पे क्या कुछ हकीकत है? सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि दिल्ली में तो कोरोना का ट्रेंड घट रहा है, लेकिन बाहरी राज्यों से जो लोग जांच करवाने आ रहे हैं उसकी वजह से दिल्ली का ग्राफ बढ़ रहा है। देखिए, बिल्कुल बराबर। जिस तरीके से दिल्ली के जो ग्राउंड लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति बेहतर जरूर हुई है, मगर जो दिल्ली का रेट यानी कि रिकॉर्ड जो जा रहा है वो लगभग अभी तक 1,45,427 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से अभी 1,30,000 से ज्यादा रिकवरी यानी कि ठीक हो चुके हैं और डिस्चार्ज हो चुके हैं। मगर जो 10,000 की जो आंकड़े बताए जा रहे हैं यानी कि 10,729 एक्टिव केस हैं, जिसके अंदर 4,111 मौतें हो चुकी है कोरोना से। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है, जो लगभग 10,000 का जो आंकड़ा आ रहा है सामने यानी कि एक्टिव केस जो आ रहे हैं उसके अंदर भी सरकार यही कह रही है कि जो ये आंकड़े हैं ये दिल्ली के अंदर के नहीं है, दिल्ली के बाहर के लोग हैं। यानी कि जो अब अनलॉक चल रहा है, अनलॉक के अंदर जो जनता बाहर से, नोएडा से या फिर गाजियाबाद से या फिर गुड़गांव से या फिर और जगहों से दिल्ली के अंदर काम करने के लिए आ रहे हैं और वो लगातार वो भी टेस्टिंग करवा रहे हैं, क्योंकि जगह जगह दिल्ली के अंदर जो टेस्टिंग की जा रही है, कैंप लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी उसके अंदर अपना योगदान दे रही है और टेस्टिंग करवा रही है। तो कहीं ना कहीं जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनके ऊपर सीधा इशारा डाला है सत्येंद्र जैन ने कि जो बाहर के लोग हैं उनकी वजह से दिल्ली के अंदर आंकड़े बढ़ रहे हैं। और जो रिकॉर्ड बढ़ा है यानी कि जो शनिवार का और जो रविवार का जो आंकड़ा है यानी 1400 और 1300 का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ सीधा सीधा इशारा है, ये लोग बाहर के हैं और दिल्ली के नहीं है। मगर दिल्ली की जो बात करें वो ग्राउंड लेवल पर काफी बेहतर हो चुकी है और उसी को लेकर ही दिल्ली के अंदर काफी रिकवरी देखने को मिल रही है। मगर अब जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं 10% के करीब जो जनता है वो भी जागरूक हो जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली का रिकवरी रेट बहुत ज्यादा तेजी से और ज्यादा बढ़ सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आम आदमी पार्टी से पक्ष रखने के लिए अजय शर्मा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय शर्मा जी, ये कहना है सत्येंद्र जैन का, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं दिल्ली के, कि कोरोना का ट्रेंड दिल्ली में घट रहा है, लेकिन बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो टेस्ट करवा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। ये बिल्कुल सच बात है। जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, अभी हमने देखा कि एम्स हॉस्पिटल के अंदर जितने बाहर से पेशेंट आए हैं और दूसरे हॉस्पिटलों के अंदर आए हैं तो सब बाहर के पेशेंट आए हुए हैं। दिल्ली के अंदर मैं लगातार कैंप लगवा रहा हूँ एसडीएम साहब के माध्यम से। एक एक दो टेस्ट भी आ नहीं रहे उसके अंदर, मतलब 100 टेस्ट कराते हैं, एक एक दो पॉजिटिव भी नहीं आ रहे उसके अंदर। बिल्कुल, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो दिल्ली वासी हैं वो जागरूक हो गए हैं और खुद ही घर से बाहर निकलकर अब टेस्ट करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जगह जगह कैंप लगवा रहे हैं, वैन आती है जगह जगह लगाती है और लोगों को घर से बुला के, जबरदस्ती भी बुला के आइए टेस्ट कराइए। अब तो हमें एंटीबॉडी टेस्ट भी कराना चालू कर दिया हम लोगों ने, कि जो लोग कोरोना होके ठीक भी हो गए वो टेस्ट भी करवा रहे हैं हम लोग। कुछ डेटा दे पाएंगे आप, कितने ऐसे बाहरी राज्यों के लोग हैं परसेंटेज वाइज जो अभी दिल्ली आ रहे हैं, यहाँ आकर अपना इलाज करवा रहे हैं या यहाँ आकर टेस्ट करवा रहे हैं? देखिए, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं मुकंदपुर चौक पे खड़ा हुआ था तो पुलिस वाले जो मास्क पहन के नहीं आ रहे थे उनका चालान काट रहे थे। तो जितनी भी गाड़ी आ रही थी वो यूपी नंबर आ रही थी, गाजियाबाद नंबर आ रही थी, बाहर के नंबर की आ रही थी, तो उन लोगों को मतलब मास्क तक नहीं लगा रहे थे। मैं कभी कल यूपी के अंदर गया था तो वहां लोगों को मास्क तक नहीं लगा रखे। दिल्ली के लोग जागरूक हुए पड़े हैं और बाहर के लोग इतने जागरूक नहीं है अभी। ठीक है अजय जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल बीजेपी से जयप्रकाश जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर चर्चा के लिए। जयप्रकाश जी, आपकी क्या राय है? सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने ये बात कही है कि दिल्ली में कोरोना का ट्रेंड घट रहा है, लेकिन बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं और यहीं पर अपना इलाज करवा रहे हैं, इस वजह से कोरोना का ग्राफ दिल्ली में बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, दिल्ली सरकार का कोरोना के लेते पहले दिन से ही गैर जिम्मेदार रवैया रहा है। दिल्ली सरकार ने कभी भी गंभीरता से कोरोना पर काम ही नहीं किया। अगर हम कोरोना की बात करें तो जो 5-6 बड़े काम थे, या तो नगर निगम किए या भारत सरकार ने किए। और जिस सरकार के उप मुख्यमंत्री ये कह दे कि 5 लाख केस हो जाएंगे, 80,000 बेड कहाँ से आएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, और उसके नाम पर शराब की दुकानें खोल दी जाए, उनको कोई भी सही बात कह ही नहीं सकते। रही बात दिल्ली की, दिल्ली में जो भी कोरोना पर नियंत्रण पाया है वो भारत सरकार के हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जिस दिन उन्होंने दखल दिया और सारी यूनिटों को एक साथ बैठाया और एक रोड मैप तैयार किया, उसके कारण से दिल्ली में कोरोना पर नियंत्रण हुआ है। लेकिन दिल्ली सरकार को अपनी पीठ थपथपाने की आदत है, वो पीठ थपथपा ले। खुद दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी, वो अपने सरकारी अस्पताल को छोड़ करके वो प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे।
वो तो अमित शाह भी हुए हैं सर। तो वो नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इनको तो दिल्ली के ऊपर ध्यान रखना चाहिए था ना। नहीं, अगर आप सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो वो तो अमित शाह भी जाके, वो तो दूसरे राज्य के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। चलिए, यहाँ पर क्रेडिट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अब क्रेडिट आप में से कोई भी ले जाइए, आप ले जाइए या आम आदमी पार्टी ले जाए। मैं तो बस ये जानना चाह रही थी, आप ये मान रहे हैं ना कि दिल्ली में कोरोना का ट्रेंड कम हो रहा है, दिल्ली में कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है, लेकिन बाहर के राज्य के लोग आकर यहाँ इलाज करवा रहे हैं। दिल्ली में जो कोरोना का ट्रेंड कम हुआ है वो 180 केंद्र हमने अपने नगर निगम के स्कूलों में जो खुलवाए, भारत सरकार ने जो यहाँ सुविधा उपलब्ध कराई, 18,000 रोज जांच केंद्र खुलवाए, उसके कारण से हुआ है। भारत सरकार के दखल से, उनके सफल प्रयासों से हुआ है। 10,000 बेड का अस्पताल बनाया, 1,000 बेड का DIDO में हॉस्पिटल बनाया, और दिल्ली की जितनी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी उनको बेहतर करने के लिए भारत सरकार ने सहयोग किया, उसके कारण से हुआ है। लेकिन आज क्या होता है कि जब दिल्ली में जैसे केस बढ़ते हैं, दिल्ली सरकार इधर उधर की बात करने लगती है। 1600 केस आ गए तो दिल्ली सरकार उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? कल 2,500 दोबारा 2,500 केस हो सकते हैं। दिल्ली सरकार को अभी भी जो जरूरी कदम है वो उठाने चाहिए। दिल्ली सरकार उसके लिए कोई कदम उठा नहीं रही है, उसके कारण से दिल्ली हमेशा असमंजस की स्थिति में रहती है। कोई भी जब महासंकट होता है तो सबको मिलकर काम करना होता है। ठीक है, अजय शर्मा जी। का मतलब है, जैसे हमारे JP जी ने कहा कि अमित शाह जी ने सब कुछ ठीक कर दिया। देखिए, पूरे केंद्र में आपकी सरकार है, तो वहां भी आप ठीक कीजिए। अमित शाह जी को भेज दीजिए बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, वहां तो कोरोना खत्म कर देंगे भाई। वहां तो टेस्टिंग तो करा नहीं पा रहे आप, वहां पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे आप लोग, मास्क तक नहीं लगा पा रहे आप लोग, तो वहां करेंगे क्या आप? और यूपी बिहार के अंदर इतना डर का माहौल बना हुआ कोरोना को लेके। अभी मैं कल बुलंदशहर था, बुलंदशहर के अंदर लोग इतने घबरा रहे हैं, वहाँ भी योगी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छे से काम कर रही है। जितने भी श्रमिक हैं, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, वो बिहार और यूपी में गए हैं। आपने तो दिल्ली से अपने सब श्रमिकों को वहां से वहां भेज दिया। केजरीवाल दिल्ली सरकार ने तो मलका झाड़ा है, लेकिन यूपी सरकार और बिहार सरकार ने उनका स्वागत किया। जितने भी श्रमिक गए उनको क्वारंटाइन सेंटर में उनको रोका। ये सारी व्यवस्थाएं इन सरकारों ने खड़ी की है। अरविंद केजरीवाल जी ने दोनों राज्यों की तुलना दिल्ली से नहीं कर सकते। दिल्ली के अंदर 2 करोड़ लोग रहते हैं, दोनों राज्यों के अंदर अगर मिलाएंगे तो अमित शाह जी खुद वहाँ 40 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? दिल्ली को बिहार और यूपी से कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं? और रही बात भारत सरकार की, भारत सरकार ने सभी राज्यों को मदद की है, और चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे बिहार है, चाहे दिल्ली है, भारत सरकार, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, पूरे देश के ऊपर उन्होंने दिखाए। यहाँ भी कोरोना संकट बढ़ेगा, भारत सरकार आगे बढ़कर मदद भी करेगी और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाएगी। एक एक करके अजय जी, जयप्रकाश जी, एक एक करके। छोटा सा राज्य आपके पास है, छोटा सा राज्य में आपने कुछ किया नहीं। छोटे से राज्यों को जनसंख्या देखिए, अगर भारत सरकार मदद नहीं करती तो दिल्ली के अंदर हाहाकार मच जाता। इस राज्य में केस आपने कहे थे, कभी कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि हमारे यहाँ 12 केस हो जाएंगे? गैर जिम्मेदार आप जवाब देते रहे। दिल्ली के अंदर आपने पहले कर दिया, आप यहाँ की जनसंख्या कितनी है यहाँ की? इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसने कोरोना काल में कुछ नहीं किया, 0/0 जो किया है, नगर निगम ने किया, सफाई हमने की, सैनिटाइजेशन हमने किया, होम क्वारंटाइन लोगों को बायोमेडिकल हमारे टीचर्स ने राशन बांटा, राशन भारत सरकार ने दिया, सुरक्षा सफाई कर्मचारी सर, क्रेडिट को लेकर लड़ाई क्यों हो रही है अजय जी, JP जी? क्रेडिट को लेकर क्यों लड़ाई हो रही है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी तो है ना, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी तो बार बार धन्यवाद करती रही है गृह मंत्रालय का। कह रहा हूँ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर माननीय गृह मंत्री दखलंदाजी नहीं करते, सारी यूनिटों को एक साथ नहीं बैठाते, तो आज दिल्ली की हालत 10 से बदतर हो जाती। इस बात को उनको मानना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बड़ी सरकार है, केंद्र सरकार ने अब बड़ा दिल बना रख करके सबको साथ बैठाया, दिल्ली में कोरोना को नियंत्रण करने में मदद की, तो मानना चाहिए ना। मानने में क्या दिक्कत है? ठीक है, क्रेडिट तो जनता देगी। जनता ने देखा है 5 लाख किसने कहे थे? 80,000 बेड की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, किसने कहा था? 30,000 बेड हम कर देंगे, बाद में बोले 3,000 बेड भी नहीं है।
नहीं, देखिए सर, अगर क्रेडिट की बात की जाए तो लगातार प्रेस वार्ता जब भी केजरीवाल ने की है तो उन्होंने ये बात कही है कि केंद्र के साथ मिलकर हम दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, कोरोना से जंग जीतने के लिए हम हमेशा से अग्रसर रहे हैं। ये बात उनके द्वारा कई बार कही गई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो दिल्ली में कोरोना का ट्रेंड कम हो रहा है, ये कहना है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का, लेकिन क्रेडिट को लेकर लड़ाई हमेशा से ही रही है। केंद्र जहां अपना क्रेडिट इसमें लेना चाहता है, वहीं आम आदमी पार्टी अपना क्रेडिट लेने में जुटी हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में हर दिन कई खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में बड़ा सा लेख लिखा है। सामना के संपादक राउत ने खुलकर अपनी बात कही है। उन्होंने बिहार पुलिस और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि ये दोनों महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं। राउत ने सुशांत के परिवार के बारे में भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि एक बात सत्य है कि सुशांत का पटना में रहने वाले अपने पिता से संबंध अच्छा नहीं था, मुंबई ही उसका आशियाना था। इस पूरे दौर में सुशांत पिता और अन्य रिश्तेदारों से कितनी बार मिला, सुशांत कितनी बार पटना गया, ये सामने आने दो। अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती, ये दो अभिनेत्रियां उसके जीवन में थी। इनमें से अंकिता ने सुशांत को छोड़ दिया था और रिया उसके साथ थी। अब अंकिता रिया चक्रवर्ती के बारे में अलग बात कर रही है। असल में अंकिता और सुशांत अलग क्यों हुए, इस पर प्रकाश डालने के लिए कोई तैयार नहीं है, जो कि जांच का एक हिस्सा होना चाहिए। ये मेरी जानकारी है और ये सच। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए उतना आप प्यार, जो आपको शौक, हाँ सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो सच, वो सच आप सामने आएगा। इसी डर से कोई इस प्रकार से जांच को गुमराह करने की कोशिश क्या कोई कर रहा है? अगर है तो मुंबई पुलिस ये षड्यंत्र को पर्दाफाश कर देंगे, काम उतारेंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर संजय राउत का ये बयान आपने सुना। उन्होंने कहा है कि सुशांत के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। तमाम बातें उन्होंने अपने मुखपत्र सामना में भी लिखी है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस मामले को लेकर एक बड़ा सा लेख लिखा है। इसके अलावा आज उन्होंने प्रेस वार्ता की, उस दौरान भी तमाम बातें उन्होंने कही। और फिलहाल धनंजय सिंह जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। धनंजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धनंजय सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में हर दिन कई खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में अब राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में बड़ा सा लेख लिखा है। सामना के संपादक राउत ने खुलकर अपनी बात कही है। उन्होंने बिहार पुलिस और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि ये दोनों महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं। राउत ने सुशांत के परिवार के बारे में भी लिखा। उन्होंने लिखा है कि एक बात सत्य है कि सुशांत का अपने पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं था, मुंबई में ही उसका आशियाना था। इस पूरे दौर में सुशांत पिता और अन्य रिश्तेदारों से कितनी बार मिला, सुशांत कितनी बार पटना गया, ये सामने आने दो। तमाम बातें उन्होंने अपने मुखपत्र सामना में लिखी। इसके अलावा आज संजय राउत ने एक प्रेस वार्ता भी की थी। इस प्रेस वार्ता में भी उन्होंने सुशांत सिंह केस को लेकर तमाम बातें कही और उन्होंने आरोप भी लगाए। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर और बिहार सरकार पर आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले को
इतना खींचा जा रहा है और षड्यंत्र रचा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कर रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत सिंह के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। वो कितनी बार पटना गए, कितनी बार अपने रिश्तेदारों से मिले, इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार को लेकर तमाम बातें कही। तो राज्यसभा सांसद संजय राउत इस समय बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। सुशांत सिंह मामले को लेकर तमाम हमले उनके द्वारा किए जा रहे हैं। आज प्रेस वार्ता उन्होंने की है। इस प्रेस वार्ता में भी उन्होंने बातें कही हैं। इसके अलावा अपने मुखपत्र सामना में भी बड़ा सा लेख उनके द्वारा लिखा गया है। सामना के संपादक राउत ने खुलकर अपनी बात कही है। उन्होंने बिहार पुलिस और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि ये दोनों महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं। राउत ने सुशांत के परिवार के बारे में भी लिखा। उन्होंने लिखा है कि एक बात सत्य है कि सुशांत का अपने पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं था। बीजेपी के प्रवक्ता संजय सिंह जी इसी खबर पर चर्चा के लिए इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जी, सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार लगातार सवालों के घेरे में है और ये सवाल महाराष्ट्र सरकार उठा रही है। उनका कहना है कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, केंद्र और बिहार की सरकार मिलकर हमारी सरकार गिराने की साजिश रच रही है। देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र की सरकार ने अगर ठीक ढंग से काम किया होता जी तो बिहार सरकार को जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें स्टेप इन करने के लिए। जी एक तरफ सुशांत के सारे परिजन एडवांस में महाराष्ट्र की पुलिस को बता रहे हैं कि ये डेवलपमेंट है, उसको धोखा है, ये है, वो है, और महाराष्ट्र की पुलिस खामोश रहती है, कुछ नहीं करती है। तो इसे तो क्या समझा जाए? कौन साजिश कर रहा है? कौन इस चीज को बचाने की कोशिश कर रहा है कि असल में ये बात क्या हुई, ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी घटना हो गई जिसके खिलाफ पूरे देश में इतना रोष है। इस रोष को समझने के बावजूद भी जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार के लोग और महाराष्ट्र की पुलिस उल जलूल बात कर रही है, उससे तो ऐसे लगता है कि महाराष्ट्र की पुलिस ही गुमराह कर रही है। जी ठीक है संजय जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, रत्नाकर सिंह जी। रत्नाकर जी, आप सत्ता में बैठे हुए हैं महाराष्ट्र में, आप महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं, ये किस तरह का बयान है? सुशांत सिंह मामले में आखिर क्यों लग रहा है ऐसा कि आपकी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है? एक केस है, उसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। दोनों राज्य की पुलिस मिलकर इस केस को सॉल्व कर सकती थी, दोनों राज्यों की सरकारें इस केस में सामने आ सकती थी, लेकिन यहाँ तो आमने सामने तलवारें खिंच गई हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मुंबई पुलिस जो आप जानती हैं कि देश की सबसे अच्छी पुलिस में इसकी गिनती होती है, और मुंबई पुलिस आज काफ़ी दिनों से इसकी जांच कर रही थी और बहुत सारे लोगों से बयान और रिकॉर्ड इन्होंने लिया था और उसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाए जा रहे थे और एक निर्णायक जो है परिस्थिति में लाके खड़ा कर दी थी। उस समय नीतीश कुमार जी अपने अधिकारियों को भेजते हैं, पुलिस अधिकारियों को यहाँ पे जांच करने के लिए, उसका कोई औचित्य नहीं है। चुनावी स्टंट को साधने के लिए सिर्फ ये किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने, ठीक है, ये अच्छी बात है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और हो रही है, उस पर मुझे उस पर कोई संदेह नहीं है या कोई उस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मुंबई पुलिस इस चीज में सक्षम है और कर सकती है तो सीबीआई जांच, अगर हम निष्पक्ष अगर जांच नहीं कर पाते तो सीबीआई जांच किया जाता। लेकिन अगर हम जांच जारी रखे हैं, बहुत सारे तथ्यों को इकट्ठा करके उस पर एक निर्णायक भूमिका निर्णय लेने वाले थे, तभी आप सीबीआई की जांच कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं सीबीआई जांच का। उससे और अधिक गहराई में जो सच्चाई तथ्य जो छिपे हुए हैं वो खुल के सामने आ जाएंगे। आपसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया था सर, मुंबई पुलिस से, माफ कीजिएगा, मुंबई पुलिस से तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था कि आपने इतने दिन में क्या जांच की। सबसे बड़ी और हैरानी की बात है कि एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई और फिर आप लोग कहते हैं कि मुंबई पुलिस एकदम निष्पक्ष होकर जांच कर रही थी। हमारे गृह मंत्रालय जो है गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने भी अपने ट्वीट में कई बार ये चीजें लिखी हैं कि कोई भी किसी भी जो इस घटना के पीछे जिसका इसका हाथ है उसको किसको भी बख्शा नहीं जाएगा। उसको सबको, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, सबको उसको पूछताछ की जाएगी और एक कौन अपराधी है, देखिए पूछताछ पहले किया जाता है पूछताछ, उसके बाद उसमें किसके ऊपर एफआईआर करना है किसके ऊपर नहीं करना है वो बात की भूमिका रहती है। पूछताछ करने के बाद सारे चीजों को सामने आने के बाद ही पुलिस एफआईआर करती है।
42 दिन लगते हैं उसमें। संजय सिंह जी, देखिए ऐसा है कि इनको कोई जानकारी नहीं है, ये जो भी भाई साहब हैं इनको यही नहीं पता है कि मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इसे आत्महत्या का मामला बता के मामला बंद करने की बात कर चुकी है। जी इन्हें कुछ पता है नहीं मामले के बारे में, ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनसे कहिए कि पहले मामले की तहकीकात कर लें, मामले के बारे में जानकारी कर लें। इन्हें कुछ पता नहीं है, अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने ये बता दिया कि ये आत्महत्या का मामला है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये मुंबई पुलिस के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मामले को बंद करने की बात कर दी है। पूरे देश में इस मामले के खिलाफ रोष है। हम लोगों का भी दुख यही है कि जिस मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस के बराबर समझा जाता है, उस मुंबई पुलिस के अधिकारी, उस मुंबई पुलिस के दो डीसीपी क्यों गुमराह करते रहे मुंबई पुलिस के सीपी को। मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर हैं उनको, उनके जो अधिकारी हैं डीसीपी, क्या उन्होंने, दाहिया ने ये पहले बताया था क्या उनको कि उनके पिता का या उनके परिवारजनों का, उनके रिश्तेदारों का मैसेज आ रहा है, वो खतरे में है? उसके लिए क्या उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन लिए हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर से? अभी के जो वहां के डीसीपी हैं बांद्रा के, वो क्यों लगातार रिया से बात कर रहे हैं लेकिन और लोगों से बात नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे मुंबई पुलिस इस मामले को दबाने के लिए, यहाँ तक कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर तक को गुमराह करके सही तथ्य नहीं बता रही है। और किसी भी केस की जांच स्वयं कमिश्नर तो जाके करते नहीं है, वो अपने अधिकारियों पे अवलंबित रहते हैं। उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों से पूछा, उनके कनिष्ठ अधिकारियों ने उनको अगर इस मामले में मिसगाइड कर दिया तो उनको भी कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए अगर जब उनके परिवार के लोग और खुद रिया चक्रवर्ती ने मांग की कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तो अब जब सीबीआई जांच कर रही है तो उसमें महाराष्ट्र सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? रही बात अनिल देशमुख की, तो अनिल देशमुख एक झूठे आदमी हैं। वो जब पालघर में संतों की हत्या हुई तब तक वो गए नहीं वहां पे। सारा मामला इस बेरहमी से वही अनिल देशमुख की पुलिस के सामने खड़े रह के लोगों ने संतों की हत्या कर दी। अनिल देशमुख कुछ नहीं बोले और उसमें भी क्लीन चिट दे दिए। उस अनिल देशमुख का क्या विश्वास किया जाए? ठीक है रत्नाकर जी और संजय जी, वैसे भी अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। दूध का दूध पानी का पानी होना निश्चित ही है कि कभी ना कभी तो सच्चाई निकलकर सामने आएगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो शिवसेना के जो नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। हम बात संजय राउत की कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सुशांत के अपने पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और इस बारे में भी जाँच होनी चाहिए। तमाम बातें उनके द्वारा कही गई हैं इस केस को लेकर और बिहार सरकार और केंद्र सरकार की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाए। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।